वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये हमारा लेक्चर नंबर भाई 4 है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। भाई आपको बता दें, आप चाहे इक्विलिब्रियम को क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, या नीट के लिए पढ़ रहे हो, या आईटी जेई के लिए पढ़ रहे हो, या आईटी जैम के लिए पढ़ रहे हो, या सीएसआई नेट प्रिपेयर कर रहे हो, भाई इसके अलावा अगर आप बीएससी 3rd सेम के केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हो या एमएससी की केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हो, भाई ये जो सारी क्लासेस मैं करा रहा हूं वो सारी की सारी आपको हर जगह फिट होने वाली है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम क्या करने वाले भाई, लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर सारी की सारी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम पढ़ने वाले हैं हर जगह है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और उन 3 लेक्चर में हमने बहुत ही सिंपल चीजों को पढ़ा था। सिंपल इन द सेंस हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जाना भाई क्या होता है, उससे रिलेटेड ग्राफ पढ़े हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जाना, उसकी प्रॉपर्टीज को जाना, लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा, केपी केसी में रिलेशन को देखा। अगर आपने देख लिया ना ये सब, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो भाई देख लो, क्योंकि हम अगले वाले लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई लॉ ऑफ मास एक्शन को हम पढ़ चुके हैं भाई, लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मास एक्शन को हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में तो हमें उसका डेरिवेशन देखना है। इस लेक्चर में हमें यह देखना है भाई जो फॉर्मूला हमने निकाला था, हमने डायरेक्ट वहां पर पढ़ा था, वो फॉर्मूला एक्चुअल में कहां से आया, वो बना कैसे, उसको हम यहां से समझते हैं। तो भाई आज का अपना टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बड़े ही अच्छे से अंदाज में पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। भाई जिसको आता है ना बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही हम आराम से समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 2 बड़े बड़े बर्तन लेने हैं। 2 बड़े बड़े बर्तन कुछ इस टाइप से होंगे जिनकी 4 दीवारी होगी और भैया चारों पर हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होगी। हमको करना क्या भाई, हमको एक काम करना है। सर इधर मान लीजिए मैंने ए ले रखा है, ठीक है, इधर मान लीजिए मैंने बी ले रखा है, इधर मान लीजिए मैंने सी ले रखा है, इधर मान लीजिए मैंने डी ले रखा है। भाई यहां से मैं ए को डालूंगा, यहां से मैंने बी को डाला, यहां से मैंने सी को डाला, यहां से मैंने डी को डाला। सिमिलरली दूसरा भी लेना भाई, ऐसा ही हमें दूसरा भी लेना है। मैं इधर ए, यहां पर हमने बी ले रखा है, यहां पर हमने सी ले रखा है, यहां पर हमने डी ले रखा है। भाई ये जो कंटेनर हम लेंगे ना, ये जो बर्तन हम लेंगे, इसको हम इक्विलिब्रियम बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बॉक्स। और ये अगर हम बात करें तो भाई अभी तो बोर्ड पे छोटे देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम बोले तो ये हमारे हाइपोथेटिकल बॉक्स हैं। ये हमारे क्या है, हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम बॉक्सेज हैं जो हमारे साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइज में क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं। यानी कि इनको मैं बोल सकता हूं भाई ये क्या है हमारा, ये है हमारे हाइपोथेटिकल लार्ज साइज इक्विलिब्रियम बॉक्सेस, इक्विलिब्रियम बॉक्सेस या वेसल्स बोल लो। मतलब कुल मिलाकर ये हाइपोथेटिकल का मतलब है ऐसा हम मानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा बॉक्स है जो हमारा इक्विलिब्रियम बॉक्स है, हमारा हाइपोथेटिकल बहुत बड़े साइज में होता है। सर इसको क्यों लिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लीजिए मैंने यहां से ए डाला, यहां से मैंने बी डाला, सी डाला, डी डाला, तो भाई हो सकता है यहां पर हमने जो ए डाला, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करेगा, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद ये इक्विलिब्रियम बनाएगा हमारा सी प्लस डी के साथ, ये हमारी एक रिएक्शन होगी। भाई वही रिएक्शन हमारी यहां पर भी हो सकती है। ए यहां पर क्या हमारा ए प्लस बी रिएक्शन करने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेंगे इसके बीच, सी प्लस डी के बीच। भाई ये रिएक्शन हमारी यहां पर भी हो रही है और ये रिएक्शन हमारी इस वाले बॉक्स में भी हो रही है, ठीक है। इतना हम मान के चलते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज माननी होगी, वो क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम बॉक्स जो होता है ये हमारे साइज में इतने बड़े होते हैं कि अगर मैं इसमें किसी भी कंपोनेंट, चाहे मैं ए ले लूं, चाहे बी ले लूं, चाहे सी ले लूं या डी ले लूं, अगर इनमें से अगर मान लीजिए मैं 1 मोल निकाल भी लूं या 1 मोल डाल भी दूं तो इनकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो कांस्टेंट रहती है। भाई ये आपको जानना है और आपको इसमें से इसी बेस पर आपको करना है। भाई इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, एक चीज क्या समझनी है भाई, आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए।
गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी से हम उसको दिखाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी किससे दिखाएं? डेल्टा जी। डेल्टा जी बराबर होता है एन आर टी एल एन, एल एन होता है हमारा नेचुरल लॉग, है ना, ये हो जाता है हमारा P2 डिवाइड बाई P1। या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एक बार फिर से लिख रहा हूं भाई, एक बार फिर से देख लीजिए, डेल्टा जी बराबर होता है एन आर टी एल एन पी एफ डिवाइड बाई पी आई, पी एफ डिवाइड बाई पी आई। सर ये क्या है? ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। आप कहेंगे सर आया कहां से? भाई आया कहां से ना, ये कहां से ये वाला फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले को हम देंगे अगले लेक्चर में। ये हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, किसका है ये फॉर्मूला? हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये कहां से आया है, इसका जनरेशन देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हमें लॉ ऑफ मास एक्शन का डेरिवेशन करना है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी एफ अपॉन पी आई। भाई पी एफ क्या है? पी एफ है हमारा प्रेशर, फाइनल प्रेशर, हम इसको बोल सकते हैं। पी एफ का मतलब क्या है? फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर मतलब बाद वाला प्रेशर, ठीक है ना। पी आई क्या है भाई? पी आई है हमारा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत। इनिशियल का मतलब होता है भाई शुरुआती। भाई शुरुआती प्रेशर जो है वो पी आई है और बाद वाला प्रेशर क्या है? पी एफ है। मतलब अगर आपको डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन क्या हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। भाई जितने आप एन क्या भाई? एन है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का नंबर है। जितने मोल्स की हम बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए आप इसको फॉर्मूले को समझ लीजिए, जब हम रखेंगे ना सारी चीजें आसान लगने वाली है। आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर है। अब इधर आ जाइए, इसकी बात करेंगे बाद में। अब मैंने आपको एक चीज कहा था, इक्विलिब्रियम बॉक्स में अगर आप गैस को या किसी भी कंपोनेंट को आप एक जगह से उठाकर दूसरे बॉक्स में डाल दो, दूसरे से उठाकर पहले में डाल दो, वहां पर आपकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। मैं एक काम करने वाला हूं, ये आपको जो काम करना ना ये कंडीशन पे करना भी, और वो कंडीशन कौन सी करनी है वो मैं कंडीशन को यहां लिख देता हूं, वो मैं कंडीशन को यहां लिख देता हूं। कौन सी कंडीशन पे आपको एक्सचेंज करना, तो वो करना है आपको आइसोथर्मली। आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब वहां पर रिवर्सिबल होनी चाहिए रिएक्शन आपकी। मैंने एक काम किया भाई, अब ध्यान से सुन लेना, यहीं से हमारा मेन पॉइंट है जो जानना है हमें, जो हमारा मेन पॉइंट हमें जानना है वो यहीं से आएगा। मैं एक काम करता हूं भाई, ये मेरा बॉक्स 1 है, ये मेरा बॉक्स 2 है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं मान लीजिए जो बॉक्स 1 है यहां पर a प्लस बी आपस में रिएक्शन करके c प्लस डी बना रहा है और c प्लस डी से वापस से a प्लस बी बन रहा है ना। तो इस केस में भाई, इस केस में a का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा सर, उसको मैं pa मान लेता हूं। b का कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसको मैं pb मान लेता हूं। c का कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसको मैं pc मान लेता हूं। d का कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसको मैं pd मान लेता हूं, ठीक है सर। ये बॉक्स 1 की बात होगी। भाई बॉक्स 2 की बात करें, सर जरूरी तो है नहीं कि प्रेशर वही होगा जो बॉक्स 1 में होगा, इनमें अलग भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर जो a का प्रेशर है मैं उसको pa डैश मानता हूं, जो b का प्रेशर है उसको मैं pb डैश मानता हूं, जो c का प्रेशर है उसको मैं pc डैश मानता हूं, और जो d का प्रेशर है उसको मैं pd डैश मान लेता हूं। कुछ नहीं है भाई, बॉक्स 1 में केवल pa pb pc pd कर दिया है, बॉक्स 2 में मैंने डैश लगा दिया है सबको। ए का प्रेशर हो जाएगा पी डैश, बी का प्रेशर पीबी डैश, सी का पीसी डैश और पीडी डैश। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं यहां पर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। कैसे करेंगे भाई? मैंने एक काम किया, मैंने बॉक्स ए से उठाया ए को और वो डाल दिया बॉक्स, कहां पर? बॉक्स बी, सेकंड वाले में। ए को उठाया और ए का कितना भाई? 1 मोल ए। कितना लिया है मैंने? 1 मोल ए को लिया है और 1 मोल ए को मैंने बॉक्स 1 से उठाकर डाल दिया बॉक्स बी में। तो भाई मेरा अजम्पशन ये है कि अगर मैं बॉक्स में से 1 मोल निकालकर यहां डाल दूं तो इनकी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई इसकी कुछ ना कुछ तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा। भाई थर्मोडायनेमिकली हमें थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन करना है इसको,
तो कुछ ना कुछ तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर। उसको हम बोल देंगे डेल्टा जी ए। क्या बोल देंगे? डेल्टा जी ए। उसी तरह अगर मैं यहां बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में वापस से मैं क्या करता हूं, इसमें 1 मोल बी को डाल देता हूं। किसको डाल दिया मैंने? 1 मोल बी को डाल दिया है भाई। अगर मैंने 1 मोल ए को डाला था, मेरी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया डेल्टा जी ए। मैंने 1 मोल बी को डाला तो भाई मेरी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आ जाएगा डेल्टा जी बी। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है सर। जैसे मैंने यहां से ए को इसमें डाला या और बी को इसमें डाला, वापस से जो ए बी बनेंगे वो मिलकर बना लेंगे सी और डी। तो यहां पर सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। फिर मैं क्या करता हूं भाई, फिर मैं एक काम और करता हूं। फिर मैं ये करता हूं कि यहां पर बॉक्स सेकंड से बॉक्स फर्स्ट में मैं डाल दूंगा किसको? 1 मोल सी को। कितना डाल दिया मैंने? 1 मोल सी। 1 मोल सी डालने पर भाई इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा उसे बोलेंगे हम डेल्टा जी सी। इसी तरह से भाई मैंने ए और बी को इधर डाला तो यहां पर ए और बी जैसे जाएंगे वो तुरंत चेंज हो जाएंगे सी और डी में। जैसे सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ी, मैंने उसको उठाकर डाल दिया किसमें? इसमें। सी को डाला मैंने, 1 मोल फिर डी को भी डाल दिया, 1 मोल डी को डाल दिया। 1 मोल डी को डालूंगा, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हो जाएगा डेल्टा जी डी। सर एक क्या मतलब है, मेरी तो समझ में आया नहीं। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमने कहा सर हमारे पास बॉक्स ए है, ठीक है, बॉक्स बी है, ठीक है, दोनों में इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इनमें इनके प्रेशर ये है, ठीक है, इनमें इनके प्रेशर ये है, ठीक है। मैंने बॉक्स 1 से ए और बी के एक एक मोल को उठाया और डाल दिया बॉक्स बी में। फिर मैंने बॉक्स बी से मतलब सेकंड वाली से सी और डी के एक एक मोल को उठाया और डाल दिया मैंने बॉक्स ए में। भाई इतना करने पर, ऐसा करने पर इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा भाई। अगर इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो इनकी गिब्स फ्री एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो क्या होगा वही हमें जानना है भाई। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला मैंने एक पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है सर? वो मैंने पढ़ा है डेल्टा जी बराबर होता है NRT ln PF अपॉन PI। यानी कि PI का मतलब पहले प्रेशर कितना था, PF का मतलब है बाद में प्रेशर कितना हो गया, वही हमें जानना है। तो भाई हम उसको कुछ इस तरह से करते हैं कैसे करेंगे? काम करते हैं, अगर मेरे को निकालने मान लीजिए ए के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी बराबर NRT ln PF अपॉन PI। यही है ना? बिल्कुल सही बात है सर। एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर अभी तो जाना 1 मोल डालना है। अगर ए की बात करेंगे तो ए को 1 मोल डालना है, बी की बात करेंगे तो बी को 1 मोल डालना है। सर एन की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर क्या रह जाएगा? RT, ठीक है। उसके बाद ln, ठीक है। ln का मतलब नेचुरल लॉग है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, वैसे तो पता होना चाहिए। ln का मतलब नेचुरल लॉग, जिसको हम लॉग बेस ई कहते हैं। लॉग बेस ई को हम क्या कहते हैं? ln का मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है ना? इतना ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना कहीं भी। तो ये हो जाएगा RT ln। यहां पर क्या है? PF अपॉन PI। PF का मतलब फाइनल प्रेशर, PI का मतलब पहले प्रेशर। भाई एक बार जरा इधर नजर डालना, हमारा यहां पर था ए, हमने इसको यहां से डाला यहां पर। पहले ए का प्रेशर कितना था? PA। बाद में ए का प्रेशर कितना हो गया? PA डैश। सर बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से क्या करना भाई, हम इसको कर सकते हैं सर डेल्टा जी बराबर हो जाएगा RT ln PA डैश अपॉन PA डैश अपॉन PA। क्योंकि फाइनल वाले को ऊपर रखना है, इनिशियल वाले को नीचे, बाद वाले को ऊपर रखना है, पहले वाले को नीचे। तो बाद में भाई पहले PA था प्रेशर, बाद में हो गया PA डैश, मैंने रख दिया सर। ये मेरा आ गया डेल्टा GA की वैल्यू। जब डेल्टा GA की वैल्यू आ गई तो इसी तरह से बिल्कुल सेम मैनर में मैं भाई क्या निकाल सकता हूं? सर यहां से जैसे हमने GA निकाला है वैसे हम GB भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालना फिर GB। डेल्टा GB बराबर हो जाएगा RT ln, भाई RT क्यों? क्योंकि N की वैल्यू तो फिर से 1 हो जाएगी। 1 मोल ही बी डाला था हमने। पहले बी का जो प्रेशर था वो था PB, बाद में कितना हो गया? PB डैश। मानते हो नहीं? अगर नहीं मानते तो देख लो एक बार। पहले बी का प्रेशर था PB, बाद में कितना हो गया? PB डैश हो गया। तो बस इसी तरह से हमने लिख दिया, पहले PB था बाद में PB डैश हो गया। चलिए भैया
सर हमने डेल्टा जी बी भी निकाल लिया। सर ये तो रही हमारी ए और बी की बात। हमने ए को लिया 1 मोल, दूसरे बॉक्स में डाल दिया, बी को लिया 1 मोल, दूसरे बॉक्स में डाल दिया। अब दूसरे की साइड आ गई, अब दूसरे की साइड आ गई। दूसरे की साइड आने से हमने क्या किया? अभी दूसरे की साइड आने से हमने क्या किया? सी के 1 मोल लिया, पहले में डाल दिया, डी का 1 मोल लिया, पहले में डाल दिया। तो सर इनका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, इनका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर यहां से अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? डेल्टा जी सी। डेल्टा जी सी क्या होता है? आर टी एल एन लगाओ, आर टी एल एन फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल। भाई अगर आप सी को देखोगे, पहले सी का प्रेशर था, भाई सी को इधर से इधर डाला गया ना, पहले सी का प्रेशर था पीसी डैश, बाद में हुआ है पीसी, यही है ना? बिल्कुल सही बात है। सर इस बार ये हो जाएगा फिर आर टी एल एन पीसी अपॉन पीसी डैश। पहले पीसी डैश था, बाद में पीसी हुआ है। यानी कि यहां पर हमें किसको लिखना है भाई? यहां पर हमें किसको लिखना है भाई? यहां ऊपर लिखना है बाद वाले को, नीचे लिखना है पहले वाले को। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा डेल्टा जी का फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगर सर हम निकालना चाहें डेल्टा जी फॉर डी, तो क्या हो जाएगा? आर टी एल एन यहां हो जाएगा पीडी अपॉन पीडी डैश, पीडी अपॉन पीडी डैश। भाई पहले डी का प्रेशर था पीडी डैश, बाद में हो गया पीडी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेल्टा जी ए, डेल्टा जी बी, डेल्टा जी सी, डेल्टा जी डी, इन चारों का फॉर्मूला जो है कैसे बनना वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मेन चीज याद रखनी है। सर मेन चीज क्या याद रखनी है? भाई मेन चीज ये होती है एट इक्विलिब्रियम। क्या याद रखना भाई? डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। सर क्यों? टोटल डेल्टा जी की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई मैं आपको ये बोल सकता हूं क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम बॉक्स बहुत बड़ा है। इक्विलिब्रियम बॉक्स क्या है मेरा? बहुत बड़ा है, उसमें कंसंट्रेशन चेंज हो नहीं रही है ना, किसी को भी बढ़ाने या घटाने से, और कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो उस केस में डेल्टा जी जो कंप्लीट होगी उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। सर इसका मतलब तो ये है, जरा देखना क्या देखेंगे सर, जरा देखना। यहां से मैंने ए को यहां डाला, बी को यहां डाला, सी को इधर डाला, डी को इधर डाला। भाई ए की गिफ्ट फ्री एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है, बी की गिफ्ट फ्री एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है, सी में भी चेंज हुआ है, डी में भी चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर इसमें चेंज देखूं तो वो भाई साहब कितना रहेगा? 0। कोई चेंज नहीं होगा। सर कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या? अगर मैं सारी की सारी गिफ्ट फ्री एनर्जी को ऐड कर दूं, सबको जोड़ दूं, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 0 इक्विलिब्रियम के केस पर। तो सर अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं सर कि अगर हम यहां बात करें डेल्टा जी, टोटल जो डेल्टा जी है, क्या वो बराबर हो जाएगी डेल्टा जी ए प्लस डेल्टा जी बी प्लस डेल्टा जी सी प्लस डेल्टा जी डी? क्या इन सब के बराबर होगी? बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम टोटल गिफ्ट फ्री एनर्जी को देखते हैं तो ए बी सी डी इन चारों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल गिफ्ट फ्री एनर्जी निकल आएगी। और हमें पता है, हमको पता है भाई, क्या पता है? अभी तो जाना था एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भैया? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी 0। सर इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो रख दीजिए 0, ठीक है, बराबर। सर डेल्टा जी ए की वैल्यू मैंने निकाली थी, अभी कितनी निकाली थी? आर टी एल एन पी ए डैश अपॉन पी ए, ठीक है, रख दीजिए, यहां रख दीजिए आर टी एल एन पी ए डैश अपॉन पी ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर डेल्टा जी की भी जीबी की निकाली थी। डेल्टा जीबी क्या था हमारा? आर टी एल एन पीवी डैश अपॉन पीपी, रख दीजिए आर टी एल एन पीवी डैश अपॉन पीवी। ओके, प्लस डेल्टा जीसी। डेल्टा जीसी क्या था भाई? ये था हमारा आर टी एल एन पीसी अपॉन पीसी डैश, यहां पर था हमारा आर टी एल एन पीसी अपॉन पीसी डैश। ओके, प्लस अगर हम किसकी बात करें भाई? हम बात कर रहे हैं सर डेल्टा जी डी, इसकी क्या हो जाएगी? आर टी एल एन पीडी अपॉन पीडी डैश, क्या हो जाएगा हमारा? आर टी एल एन पीडी अपॉन पीडी डैश।
यही तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं भैया, हम एक काम ये करते हैं, ये हो जाएगा 0 बराबर, इसमें RT है, RT है, RT है, RT है, भाई चारों जगह RT है, बिल्कुल है सर। अब हर जगह RT है तो एक काम करो, RT को कॉमन ले लो, ठीक है सर। हम RT कॉमन ले लेते हैं, हमने ले लिया RT को कॉमन। क्या क्या बचेगा भाई, यहां से बचेगा ln PA डैश अपॉन PA, ओके, प्लस यहां से बचेगा ln PV डैश अपॉन PV, ठीक है, प्लस यहां से बचेगा ln PC अपॉन PC डैश, प्लस ln PD अपॉन PD डैश। ये आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर अगर मैं बात करूं, RT हमारा किस में, गुणा में, ये नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, और जीरो में भाग देंगे RT के तो वैल्यू तो हमारी 0 ही हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये RT हमारा यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहां से हमारा बच जाएगा ln। अच्छा एक काम करते हैं, आपने लॉगरिथम का एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, उसको हम 2 जगह यूज करेंगे, ध्यान से सुनना आप इसको। क्या होता भाई, हमने पढ़ा होता सर, अगर कहीं हमारा log a इंटू बी लिख रहा है, a इंटू बी है, हम उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b, इस तरह से लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपने ये चीजें सुनी होंगी। हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, यानी कि log a प्लस log b को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं। तो भाई एक चीज करना है हमें, क्या करना भाई, इनको हमें एक टर्म मान लो और इन वालों को हमने एक टर्म मान लिया। जिनमें डैश ऊपर वाला उनको एक टर्म मान लीजिए, जिनमें डैश नीचे है उनको एक टर्म मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको करना ये RT तो कैंसिल हो जाएगा, RT सर क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि RT का भाग हम इसमें 0 में देंगे तो 0 हो जाना, वो तो हमारा 0 ही रहेगा, वो तो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। सर यहां से क्या बचेगा, देखो RT खत्म हो गया, यहां पर देखो ये लिख रहा है ln, इसको अगर मैं एक टर्म मानता हूं, इसको मैं एक टर्म मानता हूं, तो log a प्लस log b इस तरह के टाइप का, तो हम उसको लिख सकते हैं log a इंटू b, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ln PA डैश इंटू PB डैश अपॉन PA इंटू PB, ln log a प्लस log b, तो log a इंटू बी लिख देते हैं, तो log ये टर्म प्लस log ये टर्म, तो log इन दोनों टर्म को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है सर। एक टर्म ये भी, इसको भी ऐसे करते हैं, ln इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि log का ये टर्म है, log का ये टर्म है, दोनों प्लस में, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं log PC इंटू PD बटे PC डैश इंटू PD डैश, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ऑफिशियली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एक काम करते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। मेरा आया है भाई, क्या आया है यहाँ पर, ln क्या है भाई, ln है, हाँ ठीक है, ln PA डैश इंटू PB डैश, PA डैश इंटू PB डैश अपॉन PA इंटू PV प्लस ln PC इंटू PD अपॉन PC डैश इंटू PD डैश, यही है, यही है भाई, बिल्कुल यही। ये बराबर किसके है, 0 के, ये बराबर है भाई 0। अब मैं एक काम करता हूं, ये वाली वैल्यू को मैं उठाकर इस साइड लेके जाता हूं, तो ये वैल्यू प्लस के इधर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ले जाइए भाई। यहां बचेगा हमारा ln PA डैश इंटू PB डैश बटे PA इंटू PB, ठीक है, बराबर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की, माइनस ln PC इंटू PD अपॉन PC डैश इंटू PD डैश। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका कहीं ऐसा है, कैसा है भाई, log a अपॉन b है, तो आप अगर ये लिखना चाहते हो log b अपॉन a, आपको आगे क्या लगाना होगा, माइनस, आपको आगे क्या लगाना होगा, माइनस। तो भाई अगर मैं माइनस को प्लस में करना चाहूं, उल्टा कर दीजिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दीजिए माइनस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे को माइनस खत्म करना, तो मैं लिख सकता हूं ln PA डैश इंटू PB डैश बट्टे PA इंटू PB बराबर, माइनस खत्म करना उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा ln
क्या बचेगा यहां से, क्या हो जाएगा हमारा पीसी डैश इंटू पीडी डैश बटे क्या हो जाएगा पीसी इंटू पीडी, यही हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। यहां से हमारा ln से मैं ln को कर सकता हूं कैसे, बचा क्या भाई, जो बचा है ना उसको लिख लीजिए आप। यहां से बचा है मेरा पी ए डैश इंटू पीवी डैश बटे पी ए इंटू पीवी बराबर क्या हो जाएगा पीसी डैश इंटू पीडी डैश डिवाइड बाई पीसी इंटू पीडी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर यहां तक आ गई तो भाई डेरिवेशन हमारा हो गया। अब बचा ही क्या है इसमें, अब एक काम करना है तुम्हें, काम क्या करना भाई, डैश वालों को एक साइड ले जाइए और बिना डैश वालों को एक साइड रहने दीजिए। तो मैं एक काम करता हूं भाई, यहां पर देखिए ये बिना डैश वाले इनको इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा पीसी इंटू पीडी अपॉन भाई पीसी पीडी को ऊपर ले आया, नीचे कौन है पीए पीवी, पीए इंटू पीवी बराबर ऊपर क्या है पीसी डैश इंटू पीडी डैश डिवाइड बाई पीसी डैश इंटू पीडी डैश है। अब ये पीए डैश पीवी डैश कहां पहुंच जाएंगे नीचे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पीए डैश इंटू पीवी डैश। भाई बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, यही हमारा एक क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये वैल्यू क्या होती है हमारी एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है केपी। मींस यहां से हो जाएगा केपी यानी कि ये क्या है केपी बराबर हो जाएगा पीसी इंटू पीडी अपॉन पीए इंटू पीवी। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं आपको एक चीज दिखा दूं भाई, हमने रिएक्शन कौन सी ली थी, a प्लस बी रिएक्शन साइन करने के बाद C प्लस डी बनाना, जो कि वापस से A प्लस बी। अगर मैं आपसे Kp लिखता हूं, मैंने क्या बताया था Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। भाई आपको प्रेशर लिखना प्रोडक्ट वालों का डिवाइड बाय रिएक्टेंट वालों का, तो प्रोडक्ट कौन है C और D, तो आप क्या लिखेंगे C का प्रेशर इंटू D का प्रेशर डिवाइड बाई A का प्रेशर इंटू बी का प्रेशर। भाई ऐसे ही तो हम केपी की वैल्यू निकालते हैं, ये हमने डायरेक्ट सीखा था निकालना, लेकिन यहां पर हमने इसी फॉर्मूले को निकाला है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन द्वारा। उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं हम एक छोटा सा रिवीजन वापस से ले लेते हैं। भाई हमारा आज का टॉपिक था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें लिए दो इक्विलिब्रियम बॉक्सेस जिसमें हमारी सेम रिएक्शन हो रही थी, A प्लस बी C प्लस डी आपस में इक्विलिब्रियम में थे। हमने बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में एक मोल A का डाला, दूसरा मोल B का डाला, एक मोल दोनों को डाल दिया। ठीक है, जैसे यहां पर A और B बढ़े, उन्होंने बना लिया C और D। फिर हमने यहां से एक मोल C का निकाला 1 में डाल दिया, एक मोल D का निकाला 1 में डाल दिया। तो ऐसा करने पर A B C D इन चारों की गिफ्ट फ्री एनर्जी में हुआ चेंज, उन चारों के फॉर्मूले लिख लिए हमने यहां पर। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पे हुआ है, और इक्विलिब्रियम पर कुल जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है वो तो जीरो हो जाती है। अगर वो जीरो हो जाएगी तो भैया चारों को जोड़ने पर, अगर हम चारों को जोड़ दें तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो। हमने भैया जीरो रख दिए, चारों को जोड़ दिया, चारों में से RT को कॉमन लिया, भाई ये चीज बची हमारी, RT नीचे जाएगी जीरो के, ऑलरेडी जीरो हो जानी है। इन दोनों टर्म के अकॉर्डिंग लॉग के फॉर्मूले से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐसा करने के बाद हमने क्या किया भाई, एक टर्म को दूसरी साइड लेके ले जाएंगे तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हमें खत्म करना है, उल्टा कर दीजिए, ln से ln काट दिया, डैश वालों को अलग, बिना डैश वालों को अलग कर दिया। भाई ये तो बताइए, डैश वालों को अलग, बिना डैश वालों को अलग कर दिया। तो जो डैश में वैल्यू आई है दैट इज द कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। भाई गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया, अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। वांट ऑफ आइसोथर्म, वांट ऑफ आइसोकोरिन, सब चीजों के बारे में अगले लेक्चर्स में आने वाले में हम जानने
वाले हैं। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं भाई। उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। आगे भी नई एनर्जी के साथ और एक अच्छी मैनर में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, अच्छे से अच्छे फॉर्म में, यानी कि सिंपलेस्ट का मतलब है बहुत ही आसान तरीके से मैं इन सारे के सारे डेरिवेशंस को आपको कराने वाला हूं। तो एंजॉय करिए क्लास को, बाकी लोगों को भेजिए, सबको शेयर कीजिए जिसको इस चीज की जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक थोड़ा सा वेट बनता है और बाकी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।